हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविता हेरोडो क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग सैम्पलिंग को देखे थे। सैम्पलिंग क्या होता है और साथ ही देखे थे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स को सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, क्लस्टर और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है। साथ ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स कन्वेनियंस, पर्पस, कोटा और स्नोबॉल सैम्पलिंग, इन सबको इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट, सेट या पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके सिलेबस की फुल इंफॉर्मेशन, फुल वीडियो आपको इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देखना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 4 टाइप्स हैं: सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर और सिस्टमेटिक। तो इसको एक एक करके देखते हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? जब पॉपुलेशन के प्रत्येक मेंबर के सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी इक्वल हो और नॉन हो, जैसे कि लॉटरी बेस्ड में प्रत्येक सीट की निकलने की पॉसिबिलिटी इक्वल और नॉन होती है। सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जब पॉपुलेशन स्ट्रेटा बनाना हो, जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनस हो तो वहां पर स्ट्रेटा बनाकर उसकी सैम्पलिंग करते हैं। मान लेते हैं कि किसी क्लास में 1000 स्टूडेंट है और इसमें से हमें 10 सैंपल लेना है। तो 1000 जो स्टूडेंट है इसमें ये हेट्रोजीनस है, इसमें बॉयज भी है, गर्ल भी है। तो पहले इसको होमोजीनस करते हैं। तो इसका जब निकालते हैं तो इसमें देखते हैं कैलकुलेट करके कि इसमें 600 बॉयज हैं और 400 गर्ल हैं। इसका मतलब ये 60% है और ये 40% है। तो इसके बॉयज 6 लेते हैं और गर्ल 4 लेते हैं, तो आपका 10 सैंपल हो जाता है। तो 1000 स्टूडेंट के 10 सैंपल लेने के लिए इस तरह से पहले हेट्रो को होमो बनाते हैं और फिर उससे सैंपल लेते हैं। ये होती है आपकी स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट, क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंपल और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज उस सिचुएशन होता है जबकि पॉपुलेशन का साइज छोटा होता है। जब पॉपुलेशन का साइज बड़ा होता है तो रिसर्चर वहां पर क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज करते हैं। एज ए एग्जाम्पल, मान लीजिए कि नेशनल लेवल पर कोई सर्वे हो रही है, तो कंट्री के सारे स्टेट को डिवाइड करके 29 स्टेट हैं, इसमें से 2 या 3 ग्रुप्स को लेकर, 2 या 3 स्टेट्स को लेकर अगर हम कोई सर्वे करते हैं तो वो नेशनल लेवल के सर्वे होगी और ये क्लस्टर सैम्पलिंग का एग्जाम्पल होगा। इस तरह से मान लीजिए ये कंट्री है और इसके अलग अलग आपके स्टेट हैं, तो इसमें से 1, 2, 3, 4 यहाँ तक लेकर इसको हम एज ए ग्रुप, इस सारे को लेकर एज ए ग्रुप सैम्पलिंग करते हैं और इस पे रिसर्च करते हैं, फिर इसको इस सारे पर जनरलाइज्ड करते हैं, तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। यहाँ एक क्वेश्चन आती है कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में भी डिवाइड करते हैं और क्लस्टर सैम्पलिंग में भी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंट है? तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में डिफरेंस ये होता है कि क्लस्टर सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को ग्रुप में बांटते हैं और फिर प्रत्येक ग्रुप से पर्सन को लेते हैं एज ए सैंपल। और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, पॉपुलेशन को ग्रुप में बांटते हैं और उन ग्रुप्स को ही, 2 या 3 ग्रुप्स को ही एज ए सैंपल लेते हैं। लास्ट है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ इंटरवल होता है। एक इंटरवल के थ्रू ये आगे बढ़ती है। जैसे अगर सेकंड ले रहे हैं, प्रत्येक सेकंड ले रहे हैं, प्रत्येक फोर्थ ले रहे हैं, तो इस तरह से ये सिस्टम रैंडम सैम्पलिंग होती है। मान लीजिए इस क्लास में इस तरह से बच्चे बैठे हैं और इसमें हमें सैम्पलिंग करनी है, तो क्या करेंगे, प्रत्येक थर्ड लेते हैं या प्रत्येक सेकंड लेते हैं। तो इसको लिया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इसको लिया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर इसको लिया, फिर इसको छोड़ के नेक्स्ट लेंगे। इस तरह से एक सिस्टम से ये चलती है। nth पोजीशन में ये लिया जाता है। ये nth आपका कोई भी नंबर से हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है।
एक सिस्टम से चलेगी। ये टोटल हो गया आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नेक्स्ट देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है कि ये शॉर्ट टाइम में यूज होता है और इसको एक तो मतलब कि इसमें एरर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है और इसमें इक्वल चांस सबके नहीं होते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके कन्वेनियंस सैंपलिंग। इसको कन्वेनियंस सैंपलिंग को एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। जब रिसर्चर पॉपुलेशन से सबसे आसानी से सबसे इजीली मेंबर को सैंपल के रूप में लेता है, तब रिसर्चर के पास जब टाइम बिल्कुल कम होता है तो इस सैंपलिंग का यूज करता है कि वो इजीली किसी को भी उठा ले और उसको एज ए सैंपल यूज कर ले। सेकेंड है पर्पसफुल सैंपल। पर्पसफुल सैंपल को एक्सीडेंट जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। इसका यूज रिसर्चर अपने पर्पसफुली उद्देश्य के रूप में कि अपने सोच समझ के अपने डिसीजन से अपने विवेक से कि इसको लेना है, ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है। उसको जिसको इच्छा होती है वो अपने मकसद के रूप में उसको एज ए सैंपल यूज कर लेता है। थर्ड है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है, इसमें रिसर्चर पहले से फिक्स कर लेता है कि उसे कितना सैंपल लेना है, फिर पॉपुलेशन को कैटेगरीज में डिवाइड करता है, फिर अपने सुविधा के अनुसार प्रत्येक कैटेगरी से फिक्स्ड लोगों को एज ए सैंपल यूज कर लेता है। वो ये भी रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग वो बस इसमें कैटेगरी बांटता है, जैसे कि स्टेटा में बांटता है, और उस स्टेटा से रिसर्चर अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से इसको पॉपुलेशन में से सैंपल को कलेक्ट कर लेता है। लास्ट है स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग रिसर्चर को जब पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है तो वहाँ पर स्नोबॉल सैंपलिंग यूज होता है। ये चेन नेटवर्क के जैसा काम करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्नोबॉल सैंपलिंग इस तरह से यूज होता है। ये चेन नेटवर्क के जैसा यूज होता है। मान लेते हैं कि इसमें जैसे कि बताया कि पॉपुलेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है रिसर्चर को, तो रिसर्चर एज ए सैंपल किसी एक को उठाता है और इससे फिर ये इंफॉर्मेशन लेता है कि कोई और के बारे में बताए, तो ये दो का बारे में बता देता है इस तरह से। फिर ये जो दो आया, ये दो के बारे में बताया, तो ये एक यहाँ दो के बारे में बताया, फिर ये दो जो है फिर इस तीन के बारे में बताया, फिर ये चार के बारे में बताया, ये फिर दो के बारे में बताया, ये तीन के बारे में। इस तरह से इसकी पॉपुलेशन जो है इसकी रिसर्च आगे बढ़ती है। इसको स्टार्टिंग में कुछ भी नॉलेज नहीं होता, किसी एक को पकड़ता है। जैसे कि किसी क्लास में कोई बच्चे बंक करते हैं स्कूल को, तो क्या होती है कि टीचर उस पर रिसर्च कर रहा है, तो कोई एक बच्चा के बारे में पता चलता है, उससे इंफॉर्मेशन मिलती है उसके कि कौन से जो क्लासमेट कौन से फ्रेंड हैं जो और इस तरह से करते हैं, उससे उसके बारे में उससे इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर उसके पास जब रिसर्चर बात करने के लिए जाता है तो उससे किसी और के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। इस तरह से एक चेन के रूप में ये आगे बढ़ती है। तो ये होता है आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। ओके गाइज, आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आए हो या किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।